जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए, आसमां खुद आएगा जमी पर, बस आवाज में ऐसी गूंज होनी चाहिए। स्वागत है बच्चों आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक भट्ट आप सभी के सामने एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक अमेजिंग सा सेशन लेके आया हूँ, जिसमें कि हम ऑलरेडी 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जो कि क्या बता के गए आपको डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। और सेकंड लेक्चर में आपने एटॉमिक मॉडल्स पढ़े थे, जैसे थॉम्सन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। अब आज जो बात करोगे आप कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करोगे, है ना, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, देन उसके बाद और आगे चीजें देखेंगे। देखो, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में पढ़ चुके हैं, वो कहाँ रहता है, तो उससे क्या चीजें पता लगती हैं। देखो, अगर किसी चीज का आपको एटॉमिक नंबर पता है तो फिर उसका मतलब आपने उसका क्या भी बता दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बता दो सकते हो आप उसके, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी। शर्त क्या है, शर्त ये है सर कि एटम कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल। कहाँ पे, फॉर एटम इन न्यूट्रल स्टेट। अगर एटम न्यूट्रल स्टेट में होगा तब तो ये बात आपकी क्या रहेगी, मान्य रहेगी। लेकिन अगर न्यूट्रल नहीं हुआ सर तब क्या होगा, तब यार अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसने इलेक्ट्रॉन क्या किए गए होंगे, लूज, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन गेन। उसका मतलब तब ये रिलेशन आपकी वैलिड नहीं रहेगी। साथ ही साथ सर मास नंबर क्या होता है, मास देखो आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻³ में था, है ना, प्रोटॉन का 10⁻27 में, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते थे। इसीलिए हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कंसीडर करते हैं। और जब भी अगर आपको मास नंबर पता है तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की इंफॉर्मेशन दे सकते हो। आ रही है बात समझ में। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कार्बन अपना, है ना, वर्सेटाइल एलिमेंट है 6C12। क्या मतलब सर इसका, देखो भाई, कोई भी अगर आपके सामने एलिमेंट है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है ना। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर कोई एलिमेंट है तो उसका आप रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, तो उसका रिप्रेजेंटेशन सर ऐसे किया जाता है कि आप क्या कर देना, आप लिख देना एक्स एलिमेंट, नीचे जेड, ऊपर ए। क्या मतलब है इसका, एक्स तो जो है बच्चों वो सिंबल होगा इसका, एलिमेंट का, है ना, सिंबल ऑफ एलिमेंट। और z क्या है, z है एटॉमिक नंबर, z क्या है, एटॉमिक नंबर है। और a क्या है आपका, a है बच्चों मास नंबर। तो इस तरीके से अगर मैंने यहाँ पे कोई एलिमेंट लिख दिया आपके सामने, क्या 6C12, मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ, इसका एटॉमिक नंबर हो गया 6। और 6 का मतलब इतने ही इसमें क्या हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और इतने ही क्या हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आ रही है बात समझ में। इसका मास नंबर कितना हुआ सर, फिर देखो ना यार, उधर से एलिमेंट के ऊपर जो नंबर लिखा रहता है वो क्या होता है, मास नंबर। तो यहाँ पे मास नंबर कितना है, 12। बेसिक बात है, आपको पता भी होगी, बट हम तो क्या जीरो से हीरो वाली सीरीज कर रहे हैं। कौन है सर जीरो, है ना, अरे भाई हम अपने लिए है ना, हम जीरो से पढ़ा रहे हैं ना, हीरो तक पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, आप लोग तो हो ही हीरो। तो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है सर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स का सम। प्रोटॉन कितने आ गए आपके पास, 6, और मास नंबर कितना है, 12। तो न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे यहाँ से, न्यूट्रॉन भी आ जाएंगे 6। तो हमने सिंबल की रिप्रेजेंटेशन, मतलब एलिमेंट के सिंबल की रिप्रेजेंटेशन को देख के क्या क्या बता दिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 6 हैं कार्बन में, और न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 6। तो आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्लियर हुआ। क्योंकि अगर ये क्लियर होगा ना यार, तो हम आने वाली जो टर्म्स हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, इसको इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, आओ आप, इसको रब कर रहा हूँ मैं, इसको नोट कर लेना। देन हम देखेंगे कि आइसोटोप्स, आइसोबार्स क्या हैं। जानते हो आप इनको पहले से ही, है ना, कोई ऐसी बहुत नई चीज़ तो है नहीं आपके लिए। आइसोटोप्स, ठीक, सही दिख रहा है ना हेडिंग। चलो, पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, पहले मैं बात करता हूँ आपसे आइसोटोप्स की, है ना। पहले हम आपसे बात कर रहे हैं आइसोटोप्स की। क्या होते हैं आइसोटोप्स, यार बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं ना जो नेचर में अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपका कार्बन है, तो कार्बन ऐसा भी है जिसका मास 12 है, कार्बन ऐसा भी है जिसका मास 13 है, कार्बन ऐसा भी है जिसका मास 14 है। बट सर है तो वो कार्बन, हाँ, तो सारे कार्बन्स का क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है। तो ऐसी स्पीशीज जहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो,
और मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, उनको आप क्या बोलते हो, आइसोटोप्स बोलते हो। तो आइसोटोप्स की क्या डेफिनेशन बनेगी, स्पीसीज हैविंग क्या, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उसी को आप क्या बोलोगे, आइसोटोप्स बोलोगे। आ रही है बात समझ में कि नहीं, है ना, आ ही रही होगी। ठीक है सर, आगे बात समझ में, कोई एग्जांपल दे दो। ठीक है, ये सेम ही एलिमेंट के होंगे, जैसे 6C12 है ना, 6C13 है, क्या है 6C14 है। तो ये नीचे क्या लिखा हुआ है, 6 सारा, ये सारे क्या लिखे हैं, एटॉमिक नंबर लिखे हैं, और ऊपर क्या लिखे हैं, मास नंबर। तो देखो आप, सबका एटॉमिक नंबर सेम है ना, और ये वो ऐसा आइसोटोप है कार्बन का जो क्या होता है, रेडियो एक्टिव, कार्बन डेटिंग में काम आता है ना, कार्बन की डेटिंग। ठीक है, तुम्हारी डेटिंग में नहीं, कार्बन की डेटिंग में। चलो नेक्स्ट हेडिंग बताओ सर। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, आइसो बार्स लिखा है। आइसो बार्स क्या होते हैं, जैसे आपने कार्बन के लिए बताया कि अलग अलग कार्बन एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसमें कि कार्बन का अपना मास नंबर वेरी कर रहा था। देन अगर हम बात करें किसकी, आइसोबार्स की, तो आइसोबार्स क्या होते हैं बच्चों, आइसोबार्स होते हैं स्पीसीज जिनका की क्या हो, स्पीसीज हैविंग, इस बार मास नंबर सेम होगा, है ना, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो आपको पता ही है जो आपकी पीरियोडिक टेबल है पूरी, वो किस बेसिस पे लगाई गई है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, और हर एक प्लेस पे आपको एक डिफरेंट एलिमेंट मिलता है। मतलब सर अगर एटॉमिक नंबर बदल जाएगा तो एलिमेंट बदल जाएगा, यानी कि आइसोबार्स जो होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स की स्पीशीज होती हैं, बट आइसोटोप्स जो होती हैं वो सेम एलिमेंट की स्पीशीज होती हैं। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल की बात करूँ तो देखो आप, आर्गन 18 है ना, जिसका मास कितना होता है 40, और साथ ही साथ कैल्शियम जिसका मास कितना होता है 40। तो आप देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है, आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, और कैल्शियम का कितना है 20, बट इनका मास नंबर दोनों का देखो सेम है, कितना है 40 है। ठीक है, 20 नहीं है, 40 है। आइसोबार समझ आ गए, जिनका सेम मास नंबर हो बट डिफरेंट क्या हो, एटॉमिक नंबर। हाँ सर, आ गई बात समझ में। और भी तो आपने लिखा है आइसोटोन्स, है ना, ऊपर और लिख रखा है आपने क्या, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसो का मतलब ही होता है सेम, ठीक है, आइसो वर्ड का मतलब ही क्या होता है, सेम होता है। तो आइसोटोन्स क्या होंगे सर, आइसोटोन्स वो स्पीसीज हैं जिनका क्या हो, आइसोटोप्स, मतलब आइसोटोन्स क्या है, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना, स्पीसीज वो जिनके पास क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। दिख रही है ना वहां तक कहानी, ठीक है। तो सर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो एक आध हमें एग्जांपल दे दो। देखो कार्बन का कौन सा आइसोटोप लोगे, 12 वाला लो, और ऑक्सीजन का तो है ही है। तो आप यहाँ से देखो न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, देखो न्यूट्रॉन्स जब भी निकालने हो तो मास नंबर माइनस क्या कर देना, एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना है 12, 12 माइनस 6, 6। कार्बन में कितने न्यूट्रॉन आ गए 6। उसी तरीके से यहाँ देखो आप 16 माइनस 8, यहाँ न्यूट्रॉन कितने आ गए, 8 आ गए। तो आप देख रहे हो ना, 8 आए हैं, यहाँ पे 6 आए हैं। तो कार्बन का 14 वाला आइसोटोप लो, है ना, कार्बन का कौन सा लो आप, 14 वाला आइसोटोप ले लो, तब आपकी कहानी सही बैठेगी। ठीक है, यहाँ भी क्या कर लो, यहाँ भी 14 कर देना आप। ठीक है, तो 14 माइनस 6 फिर क्या आ जाएगा, 14 माइनस 6 आ जाएगा सर 8, है ना, तभी तो होंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। तो देखो अगर कार्बन 14 ले और ऑक्सीजन ले तो देखो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। उन्हीं को क्या कहा जाता है, आइसोटोन्स कहा जाता है। बताओ ये 3 हेडिंग क्लियर है, क्या क्या पढ़ा दिया आपको, आइसोटोप्स पढ़ा दिया, आइसोबार्स पढ़ा दिया, और आइसोटोन्स पढ़ा दिया। ठीक है, देन हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इंपॉर्टेंट है बच्चों, आगे के चैप्टर्स में भी फ्रिक्वेंटली यूज होगा, तो इसको सेपरेटली देखते हैं। आप इतना लिख लो पॉज करके, है ना, नोट कर लो, देन आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात कर रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की। वो तो मैंने आपको बता ही दिया ना सारा, इसलिए अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की। क्या होती हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, देखो
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं वो स्पीसीज जिनका क्या हो, दोज स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होती हैं सर आइसोटोनिक, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जिनके पास क्या हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। सर ऐसे नहीं, एग्जाम्पल से समझाओ। मैं लो एग्जाम्पल देखो, आप एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके सामने किसका, सोडियम प्लस का, Mg2 प्लस का। एक एक करके अभी आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं सब में, ठीक है। एल्यूमिनियम 3 प्लस का, नाइट्रोजन 3 प्लस का, ऑक्सीजन 2 माइनस का और फ्लोरीन माइनस का। चेक करो इन सारी स्पीसीज का आप इलेक्ट्रॉन निकालो, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। प्लस का 1 का मतलब क्या है, अगर किसी चीज पे प्लस चार्ज आ रहा है तो उसका क्या मतलब है सर, उसका मतलब ये है कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। तो आप देखो अगर किसी पे +1 चार्ज आ रहा है मतलब 11 इलेक्ट्रॉन उसके पास पहले होंगे और बाद में उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 10। सिमिलरली यहाँ देखो इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इसके पास कितना आ गए इलेक्ट्रॉन, 10 आ गए। इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 आ गए। इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। अब सर अगर प्लस चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, तो माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पे अगर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज मान के चलते हो तो 3 नेगेटिव का चार्ज का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 10। इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2, तो यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10। इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, एक इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। तो देखो सब में लाइन से कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। वही स्पीसीज जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हो, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, ये बहुत फ्रिक्वेंटली पीरियोडिक में यूज होगा। आयनिक रेडियाई का हर बार क्वेश्चन आता है, और वो आयंस होते कैसे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। स्पीसीज लिख दिया मतलब वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है, इसलिए हम जनरल वर्ड यूज करते हैं क्या, स्पीसीज। अब आप नोट कर लेना पॉज करके, मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये 3 बातें मैंने आपको बता दी। अब क्या है देखो, अब दिया हुआ है आपको आइसो डायाफर्स। डायपर नहीं है भाई, पहले हमारे सर ने इसको डायपर लिख दिया था, बट ये है क्या, आइसो डायाफर है, फिर हम करेक्शन करवा के आए। तो देखो आइसो डायाफर्स क्या होते हैं, मैं अभी आपको किसकी बात बता रहा हूँ, आइसो डायाफर्स की। देखो दोज स्पीसीज जो कि क्या, विच हैव सेम डिफरेंस इसमें इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है, जिनका सेम डिफरेंस हो किसमें, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में, उन्हीं को आप क्या बोलते हो, उनको आप बोलते हो आइसो डायाफर्स। ऐसे नहीं सर, एग्जाम्पल से लो, एग्जाम्पल ले लो आप। थोरियम है, इसका होता है मास मतलब एटॉमिक नंबर 90 और मास नंबर 234। यूरेनियम है, एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 238। निकालो तो इलेक्ट्रॉन कितने, 90, प्रोटॉन कितने, 90। न्यूट्रॉन कैसे आएंगे, मास नंबर माइनस क्या कर देना, एटॉमिक नंबर, तो कितने आ गए, ये आ जाएंगे आपके 144। इधर आ जाओ, इलेक्ट्रॉन कितने, 92, प्रोटॉन कितने, 92। कैसे लिख दे रहे हो सर आप, यार अभी तो बताया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के, और न्यूट्रॉन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। 8 ये 138 और 8 कितना हो जाएगा, 146 हो जाएगा। अब आप कैलकुलेट करो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस, दिख रहा है ना आपको यहाँ पे। अब आप कैलकुलेट करो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस, तो ये आ रहा होगा 54, और यहाँ कैलकुलेट करो तो ये भी कितना आ रहा होगा, 46 और 8 54। तो दोनों जगह देखो क्या सेम आया, डिफरेंस सेम आया सर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का। तो ऐसी स्पीसीज को आप क्या बोलते हो, ऐसी ही स्पीसीज को आप बोलते हो आइसोडायाफर्स। ये तो ठीक है सर, आपने एक हेडिंग और लिख रखी है क्या, आइसो एस्टर्स, उनको क्या बोलोगे, देखो उनको भी बताते हैं। आइसो एस्टर्स क्या होते हैं, देखो आइसो एस्टर्स बच्चों
वो लोग होते हैं जिनमें की नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम, है ना। तो इसको लिख दूं मैं यहाँ पे, देखो, दोज स्पीसीज विच हैव, क्या, विच हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब सर अगर आप एटम्स की बात कर रहे हो तो एटम्स कहाँ पाए जाते हैं, एटम्स पाए जाते हैं मॉलिक्यूल में, है ना। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की। तो इसका एग्जाम्पल भी आपको कैसे देखने को मिलेगा, कंपाउंड की फॉर्म में, जैसे CO2 है ना, और क्या है, N2O है। तो देखो आप ध्यान से, कार्बन का पहले नंबर ऑफ एटम्स देख लो, एटम्स कितने हैं, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन के दो, तीन। यहाँ एटम्स कितने हैं, नाइट्रोजन के दो, ऑक्सीजन का एक, तीन। आ गई बात समझ में, हाँ सर आ गई। फिर देखो आप, उसके बाद बात किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की। यार कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो कार्बन के तो 6 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो अब आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 6 और 2 ऑक्सीजन है, तो 2 8 16, 16 6 22। सर 22 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप इलेक्ट्रॉन्स टोटल निकाल लो ना मॉलिक्यूल में, तो वो कैसे आएगा, 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 14 और 8 कितना आ गया, 22। तो आपने देखा नंबर ऑफ एटम्स भी क्या है, सेम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, सेम आए। ऐसी स्पीसीज को आप क्या बोलते हो, आइसो एस्टर्स बोलते हो। और जिनमें की नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस सेम आए उनको क्या बोलते हैं, आइसोडायाफर्स बोलते हैं। बताओ ये बात क्लियर है आप लोगों को, है ना। ठीक है, तो चले हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलो इसको नोट कर लेना, क्वेश्चंस भी कराऊंगा अभी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बट थोड़ा पेशेंसली बैठना पड़ेगा यार, है ना। आ जाओ, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। सर अचानक से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की क्या याद आई, है ना। अचानक से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की क्या याद आई, याद करो वो दिन, कौन सा दिन सर, जिस दिन हमने आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ाया था। उसमें एक चीज पढ़ाई थी, लिमिटेशन। तो क्या ड्रॉबैक थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, क्या लिमिटेशंस थी सर, ये लिमिटेशन थी कि मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो भाई वही तो आएगा यहाँ पे, वही हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। यही तो बोला था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली मतलब मूव कर रहा है तो वो एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और फिर उसका सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या हो जाती है, कम, और अल्टीमेटली वो कोलाइड कर जाता है किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। तो सर हाँ याद आ गया, आपने कहाँ बात करी थी, क्या होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अगर मैक्सवेल की थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए, तो आप हमें बता दो वो क्या होती है। तो मैंने कहा बता देते हैं यार, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, नाम में ही लिखा है, देखो, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। सर ये ऐसी रेडिएशंस होती हैं जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अभी मैं डायग्राम से भी समझाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। कैसे होता है सर, भाई ये ना दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, और जिस डायरेक्शन में रेडिएशन जा रही है उसके भी परपेंडिकुलर होंगे, है ना। तो क्या बोल सकते हैं सर, हम ये बोल सकते हैं कि बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर along with the direction of propagation of रेडिएशन, है ना। जिस डायरेक्शन में रेडिएशन जा रही होगी उसी के परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही होगी, उसी के परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड। सर समझा दो इसको, देखो ये रहा अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन, देखो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन है, ठीक है, मैंने हाईलाइट कर दिया। अगर आपको ये जो ऊपर जा रहा है ना वाई एक्सिस की, इसको मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्सिस बच्चों आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हो, बट कंडीशन क्या है कि तीनों एक्सिस आपस में क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। एक्स वाई जेड जो तीनों एक्सिस हैं वो आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में अगर प्रोपोगेशन हो रहा है तो आप देखो यहाँ से वाई एक्सिस में क्या होगा, वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगी इस तरीके से, देखो कर रही है ना, ये वाई एक्सिस में क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है। और जेड प्लेन में जब आप आ जाओगे, ठीक है, ये जेड प्लेन में क्या है फिर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, यहाँ से आई होगी ये इस तरीके से। तो ये जो है ये आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऊपर लिखा हुआ भी है, यहाँ पे क्या ऑसिलेट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये ग्रीन से जो ऑसिलेट कर रही है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और दोनों आपस में देखो क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यही बोला गया कि रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, ऐसी रेडिएशन जिनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, साथ ही साथ दोनों फील्ड ऑसिलेट करें 90 डिग्री पे, मतलब परपेंडिकुलर हो, और उनके साथ जिस डायरेक्शन में रेडिएशन जा रही हो वो भी 90। तभी तो तीनों एक्सिस आपस में क्या होती हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। बताओ ये बात क्लियर हुई आपको, ठीक है। सर ये ख्याल आया कैसे वेव्स के बारे में, है ना, यहाँ पे रेडिएशन कर लो या वेव्स कह लो, दोनों बातें क्या हैं, सेम है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कह लो या वेव्स कह लो, दोनों बातें सेम हैं। तो सर ये बात आई कैसे दिमाग में, देखो न्यूटन थे, न्यूटन की थ्योरी थी, है ना, कॉर्प्स की, कॉर्पकल्स बोलते हैं उसको, कॉर्पस्कल्स जैसा भी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। तो उसमें क्या बताया गया, उसमें ये बताया गया कि जो है ना आपकी जो लाइट है वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन है। लाइट क्या है, एक पार्टिकल है, पार्टिकल की फॉर्म में उसकी जो है एनर्जी एमिट होती है ना। और ठीक था, ये बातें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन इन प्रॉपर्टीज को तो एक्सप्लेन कर रही थी, लेकिन कुछ और प्रॉपर्टीज थी जैसे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इसको लाइट का, है ना, पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो मैक्सवेल आए, उन्होंने कहा कि लाइट में पार्टिकल नेचर के साथ साथ क्या होगा, वेव नेचर भी होगा, है ना, रेडिएशंस की फॉर्म में वो ट्रेवल करेंगी, कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट, है ना, कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट होगी पैकेट की फॉर्म में। ये तो प्लैंक्स ने बोला था सर, आप भी कहीं पे भी किसी का नाम ले, मेरे तो यहाँ सारा फीड है ना, अब कहाँ कौन सा किस समय डिलीवर करना है वो हमें हेडिंग आइडिया देती है। तो देखो कहते हैं ना भाई, हेडिंग बता देना फिर मैं पूरा आंसर लिख दूंगा, वही वाली बात है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझ आ गए। अब मैं बात करूंगा वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, ठीक है। आ जाओ आप देखते हैं हम इसको, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। देखो क्या है सर वेव, यार वेव क्या होता है, देखो वेव होता है एनर्जी का डिस्टर्बेंस, है ना, वेव होता है प्रोपोगेशन जिसमें कि एनर्जी का डिस्टर्बेंस दिखाते हो आप, ठीक है। देखो तो ये एक वेव बना रखी है भाई, वेव ऐसी तो है, डांस में आप वेव निकालते हो इस तरीके से, वही यहाँ पे क्या है, वेव है, ठीक। तो वेव दिखाती क्या है, वेव जो है, वेव जो रिप्रेजेंट करती है ना बच्चों, वो क्या करती है, यहाँ दिखेगा ऊपर देखो, वेव सिंपली क्या है, डिस्टरबेंस ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। वेव किसको रिप्रेजेंट करती है, डिस्टरबेंस ऑफ एनर्जी, ठीक है सर, आ गई बात समझ में। दिखा तो दो आप वेव, ये देखो, ये चली अपनी वेव, ये यहाँ से दिख रही है, ये देखो, इसी को आप क्या बोलते हो, वेव बोलते हो, ठीक है, निकालते भी हो आप वेव डांस करते टाइम, ठीक। तो सर क्या बताना चाहते हो आप इसमें, देखो मैं इसमें कुछ सर्टेन टर्म्स बताना चाहता हूं आपको, जैसे कि ये जो पीक आ रही है ना, इस पीक को कहा जाता है क्रस्ट। ये जो पीक आ रही है इस पीक को क्या बोला जाता है, क्रस्ट बोला जाता है। और ये जो बॉटम हिल आ रहा है ना, इसको क्या बोला जाता है, ट्रफ बोला जाता है। तो वेव में क्या होता है, कंटिन्यूसली एक क्रस्ट आता है, फिर एक ट्रफ आता है, एक क्रस्ट आता है, एक ट्रफ आता है। अगर बात करें आपसे दो क्रस्ट के बीच में, तो जो दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस होता है ना कंसेक्यूटिव, उसको आप वेवलेंथ बोलते हो सर। तो फिर दो ट्रफ के बीच को क्या बोलेंगे, उसको भी वेवलेंथ बोलोगे। और उसको किससे डिनोट करते हो, लैम्डा से। किसी पॉइंट से
एक सेकंड में कितनी वेव्स प्रोपोगेट कर गई उसको आप बोलते हो फ्रीक्वेंसी, है ना। किसी भी पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स पास कर गई कितनी बार, उसको क्या बोलते हो, फ्रीक्वेंसी बोलते हो। और ये कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करती है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, उसको आप क्या बोलते हो, एम्पलीट्यूड। उसको क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड बोला जाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो हमने क्या क्या लेबलिंग दिखाई आपको, टॉप आएगा क्रस्ट, बॉटम आएगा ट्रफ, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, वेवलेंथ। ठीक है सर। किसी एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास हो रही है एक सेकंड में, वो क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। और क्या बताया आपने, मैक्सिमम वेव कितना डिस्प्लेसमेंट करेगी, है ना, कितनी हाइट अटेन, वो क्या कहलाएगा, उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो सर एक बार सारी बातों को समराइज कर दो। देखो क्या क्या बताया मैंने आपको, मैंने बताया वेवलेंथ के बारे में, है ना। वेव है यार, तो उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी भी तो हमारे पास होनी चाहिए। तो वेवलेंथ क्या होता है सर, देखो वेवलेंथ सिंपली डिस्टेंस होता है, कहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स, है ना। ये क्या होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस होता है। आगे बात समझ में। यूनिट क्या होगी सर, यूनिट यार यूजुअली देखो नैनोमीटर में भी देखने को मिल सकता है, 10⁻⁹ मीटर, है ना। आपको पिकोमीटर में भी देखने को मिल सकता है 10⁻12 मीटर। तो यूनिट कन्वर्जेंस तो यार बेसिक आपको ध्यान होने चाहिए। और भी तो चीज़ें बताई थी आपने सर, फ्रिक्वेंसी बता रहे थे आप। देखो फ्रिक्वेंसी क्या होता है, फ्रिक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं, और फ्रिक्वेंसी होता है किसी भी एक पॉइंट से कितनी वेव्स पास हुई एक सेकंड में, है ना। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग, कहाँ से, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप फ्रिक्वेंसी बोलते हो। सर इसकी यूनिट बता दो। तो इसकी जो एसआई यूनिट है ना, वो हर्ट्स होती है। इसको आप और सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हो, या फिर सीपीएस। सीपीएस का क्या मतलब है सर, सीपीएस का मतलब है साइकिल्स पर सेकंड। तो इस नाम से भी आप इसको बोल सकते हो। वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी समझ आ गई, आपस में रिलेटेड भी हैं बच्चों ये, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, कोई भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, कोई भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो वो क्या है, वो ट्रेवल करती है स्पीड ऑफ लाइट के साथ। अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो वो ट्रेवल करेगी स्पीड ऑफ लाइट के साथ। उसे कोई मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट भी नहीं है ना। जैसे साउंड वेव और इन सब वेव को क्या चाहिए होता है, मटेरियल मीडियम। वो कहेगी नहीं जी, हम तो वैक्यूम से भी ट्रेवल कर जाएंगे और स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करेंगे। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो कैसे मूव करती हैं, स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती हैं। सर ठीक है, बात समझ आ गई। क्या कोई रिलेशन है इनका, क्या कोई इनका आपस में रिलेशन है? तो मैंने कहा हाँ यार रिलेशन तो है। देखो रिलेशन ये है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो क्या होती है, वो होता है c/λ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, c/λ। सर ये फॉर्मूला कहाँ से प्रकट कर दिया आपने, ये फॉर्मूला एकदम से कहाँ से प्रकट कर दिया आपने। देखो यार स्पीड वाला फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेव्स कितनी ट्रेवल हुई है ना पर यूनिट टाइम में, वो कौन बता रहा है, फ्रीक्वेंसी। स्पीड ये सी बता रहा है, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो लेंथ, वेव लेंथ ये है। तो यहीं से ये फॉर्मूला आया है, ठीक है। वेयर सी क्या है, वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, और न्यू क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। आ रही है बात समझ में, कलर दिख रहा है ना ये, ठीक। और भी बातें बताई थी सर आपने, एम्पलीट्यूड भी बताया था, बताएंगे यार, अगर बताया था तो फिर से बता देंगे। देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो वेव ने किया। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसने किया, जो वेव ने किया। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डन बाय वेव, कहाँ से, फ्रॉम इट्स
इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसको आप क्या कहते हो, उसको एम्पलीट्यूड कहते हो। एक चीज बच्चों और होती है वेव नंबर, और एक चीज क्या होती है, वेव नंबर होती है। ये सिंपली होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, है ना। वेव नंबर को आप शायद इससे डिनोट करते हैं, लैम्डा डैश से, और ये सिंपली क्या होता है, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। ध्यान रहेंगी इतनी बातें, बताओ इतनी बातों को आप नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो पॉज करके नोट कर लेना भाई इन चीज़ों को, ठीक है। देन हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अलग अलग रेडिएशंस की क्या होगी, अपनी अलग अलग एनर्जी होगी। तो हमने उसको एनर्जी के ऑर्डर में, अगर एनर्जी अलग होगी, देखो एनर्जी कैसे बताते हैं, आगे बताता हूँ आपको मैं। चलो, हर एक रेडिएशन की अपनी क्या होगी, एनर्जी, और उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग कुछ फ्रिक्वेंसी होगी, कुछ वेवलेंथ होगी। देखो यहाँ पे शायद आपको अब क्लियर पता नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम क्या लेके आए हैं आपके सामने, यहाँ हम रेडिएशन का नेम लिख रहे हैं, यहाँ उसका सोर्स मतलब कहाँ से वो जनरेट होती है, यहाँ उसकी वेवलेंथ मीटर में, और यहाँ उसकी फ्रिक्वेंसी हर्ट्स में। सर क्या है ये टेबल, ये टेबल शायद आपको ब्राइटनेस कम करो तो दिख भी जाएगी आपको। इस टेबल में रेडिएशंस का नाम है। तो सर हम ऐसे कैसे याद करें, तो देखो मैंने एक निमोनिक बनाया है आपके लिए, उस निमोनिक से आप ध्यान रख सकते हो। देखो, कैंसर की गोली, क्या कैंसर की गोली, कैपिटल लेटर्स का रोल है बच्चों। अपना जो भी निमोनिक होगा उसमें किसका रोल होगा, कैपिटल लेटर्स का। कैंसर की गोली एक्सरे की वजह से, है ना, एक्सरे की वजह से यूवीआई, है ना, यूवीआई को मारी गई। तो बच्चों क्या बताया मैंने, कैपिटल लेटर्स का यहाँ पे क्या है, रोल है। क्यों रोल है सर, क्योंकि यही तो यार नाम दिखा रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। देखो सी से यहाँ पे क्या है, सी स्टैंड्स फॉर कॉस्मिक रेस, सी का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉस्मिक रेस है, ठीक है। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं किस ऑर्डर में लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ बच्चों इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में। तो सबसे क्या है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, कॉस्मिक रेस की, उसके बाद किसकी है, गामा रेस की, है ना। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, कॉस्मिक रेस की, उसके बाद किसकी, गामा रेस की, देन किसकी है, एक्स रेस की, देन सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, फ्रीक्वेंसी एक्स रेस की है। यू का मतलब क्या है यहाँ पे, यू का मतलब है अल्ट्रा वायलेट, यू का मतलब क्या है, यू का मतलब है अल्ट्रा वायलेट, और वी का मतलब क्या है, विजिबल, और आई का मतलब क्या है, इंफ्रारेड। देख रहे हो आप कितनी कहानी आसान हो गई। कैंसर की गोली एक्सरे के कारण किसको मारी गई, यूवीआई को, है ना। एम का मतलब क्या है सर यहाँ पे, एन का मतलब है माइक्रोवेव, और जी का मतलब यहाँ पे क्या है, जी तो सर आप पहले ही लिख चुके थे, हाँ जी। कैसे आपको जी याद आ रहा है, देखो जी नहीं आएगा सर यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप इसको आर कैपिटल में कर लो, इसको क्या कर लो, आर कैपिटल कर लो, मारी, है ना, आर कैपिटल। और आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है यहाँ पे रेडियो वेव, आर का मतलब क्या है यहाँ पे, रेडियो वेव है। तो देखो स्टार्टिंग जो मैंने करी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रे से करी, है ना। कॉस्मिक रेस की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, और वेवलेंथ क्या होती है, मिनिमम। रेडियो वेव की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, तभी तो इसको ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम। सर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को रिलेट करते हुए एनर्जी बता दो ना आप। देखो एनर्जी क्या होती है बच्चों, एनर्जी होती है एच न्यू, एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा क्या, एनर्जी हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी को अगर आप ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, सी अपॉन लेमडा। तो जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी एनर्जी कम, और जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी एनर्जी ज़्यादा। मतलब कहना ये चाहते हो ना सर आप कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, वेवलेंथ के साथ है। बताओ इतनी बातें क्लियर हुई यार, इनका हल्की फुल्की रेंज
इतना तो पता होना चाहिए। अगर अरेंज करने को आ गया वेवलेंथ में या फ्रीक्वेंसी में तो वो मैंने निमोनिक से आपको करा दिया। अब हल्के फुल्के यूजेस और आप याद कर लेना, इनके फिजिक्स में पूरी अपनी एक यूनिटी है वेव्स करके, तो वहाँ आपको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। था क्या सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये तो बता देते आप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब बच्चों एक पूरा मतलब अपने एक जगह बना दी, रीजन, जहाँ पे कि हमने रेडिएशंस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या कर रखा है, अरेंज कर रखा है। तो बैंड बना दिया हमने, ठीक है। बैंड सुनते हो ना तुम लोग, पॉप बैंड्स, वही बना दिया हमने यहाँ पे। आ जाओ। उसके बाद जो मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी दी थी, है ना, मैक्सवेल की थ्योरी से बहुत सारी बातें क्या हो गई थी, एक्सप्लेन हो गई थी। क्या क्या, देखो मैक्सवेल ने क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया था। मैक्सवेल थ्योरी was able to explain, क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया था इन्होंने, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस तो एक्सप्लेन कर दिया था, जो न्यूटन की थ्योरी नहीं कर पा रही थी। क्या होता है सर डिफ्रैक्शन, क्या होता है इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन बच्चों होता है अगर कोई रेडिएशन या लाइट वेव जा रही है तो उसके रास्ते में अगर उसे कोई ऑब्स्टेकल मिलता है तो वो अपने पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट, उसी को क्या कहा जाता है, डिफ्रैक्शन। और इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेव। अगर दो वेव जुड़ के एक ज्यादा एम्पलीट्यूड वाली वेव बना रही है तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, है ना। और अगर दो वेव मिलके कम एम्पलीट्यूड वाली वेव बना रही है तो वहां क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। तो इंटरफेरेंस मतलब ओवरलैपिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स, और डिफ्रैक्शन मतलब अगर कोई लाइट गई अपने रास्ते से डेविएट हो गई, क्यों, क्योंकि उसे रास्ते में क्या मिल गया, ऑब्स्टेकल। तो ये सारी प्रॉपर्टीज तो मैक्सवेल ने एक्सप्लेन कर दी, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशन भी तो थी, बट ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन, है ना। बहुत सारी बातें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या क्या बातें थी सर वो बताओ, ठीक है, क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। देखो ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन क्या क्या चीजें। देखो सबसे पहला है आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसको आज हम पढ़ेंगे भी। सबसे पहला क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। क्या होता है ये अभी डिटेल में आपसे बात करूंगा मैं। फिर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको हम शायद नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, तो इसको मैं थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता है कि अगर आप किसी भी मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट कराओगे जितनी उसको रिक्वायर्ड है, तो वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, है ना। किसी भी मेटल सरफेस पे अगर आप सुइटेबल फ्रीक्वेंसी, एनर्जी या वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट करवाओगे तो वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उसी इफेक्ट को क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है ना। एक और चीज थी वो जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो क्या था, वो था वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। मतलब अलग अलग सॉलिड का एक यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट लगती है उसको क्या कहा जाता है, हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए। लाइन स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा बच्चों होता है ना, जो भी रेडिएशंस आती है उसको अगर हम एक पर्टिकुलर ग्राफिकल फॉर्म में दिखा दें तो वो स्पेक्ट्रा कहलाता है। तो लाइन स्पेक्ट्रा विद स्पेशल रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। तो ये चार बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसमें से एक बात पे हम फिर डिटेल करेंगे, मतलब चर्चा करेंगे, किस पे, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पे। तो आपको समझ आ गया, मैक्सवेल की थ्योरी ने डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस तो बताया बट ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं बताया, हीट कैपेसिटी अलग अलग आ रही थी सॉलिड्स की वो नहीं बताई, और लाइन स्पेक्ट्रा नहीं बताया, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो सर आज बता ही दो आप, बाकी बातें आप कह रहे हो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, देखना क्या होती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन बच्चों, एक पहले ब्लैक बॉडी तो समझ लो आप, है ना। ये कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो ब्लैक कलर की है ना। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब ये नहीं है सर, क्या कोई भी ब्लैक कलर की बॉडी को आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको आप क्या कर दो, ऑटो कर देते हैं, ऑटो से कुछ सही होगा, मैनुअल कर दो, ठीक है। एकदम से ब्लर जैसा कुछ हो गया ना स्क्रीन पे, ठीक है। ऑटो कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, ब्लर कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं एकदम से ब्लर क्यों हो गया ये।
आ जाओ। हम बात कर रहे हैं किसकी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं तो देखना, तो अगर मैं इस स्लाइड को हटा दूं यहाँ से तब क्या होगा, अभी भी ब्लर आ रहा है ना, अभी भी क्या आ रहा है, ब्लर आ रहा है। कोई बात नहीं, हल्का फुल्का देखो लिखा हुआ दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पे देखो तो हल्का फुल्का लिखा हुआ। सर कुछ ज़्यादा ही ब्लर आ रहा है। ठीक, इसकी क्लियरिटी कैसे करी जाए, मैनुअल किया, ठीक है मैनुअल करने से हो गया ये। चल आ जाओ अब, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ बट कोई बात नहीं, अब सही है ना, ठीक है क्लियर कर देते हैं। और हम चलते हैं किसकी तरफ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तरफ। ठीक है आ जाओ अब, कैमरा है भैया, मशीन है ना। चलो सही तो हो गया, नहीं तो अपना सेशन की ये ऐसी तैसी करने में लगा हुआ था मदर सिस्टर वन। देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है बच्चों, पहले ब्लैक बॉडी समझो। ब्लैक बॉडी सर है ना, कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो ब्लैक कलर की है। ब्लैक बॉडी क्या है, एक वो बॉडी है जो हर फ्रीक्वेंसी या हर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर एमिट कर देता है। जैसे आपने आयरन को देखा होगा, लोहे को, जब उसको आप कंटिन्यूसली क्या करते हो हीट, तो धीरे 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 वो रेड होने लगता है, रेड हॉट। उसके बाद और ज़्यादा हीट करोगे ना तो ब्लू का दिखने लगेगा आपको। क्यों, क्योंकि फिर उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी हो जाती है, वो उस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग लाइट को क्या करने लगता है, एमिट करने लग। विबग्योर पढ़ा है आपने, 400 से 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लॉट कर रहे हैं, देखो अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग टेम्परेचर पे। तो आप देख रहे हो ना कि क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये टेम्परेचर है ना, ये किस पे है, ये है आपका 10,000 केल्विन पे, ब्लू वाली जो पीक है। ये किस पे है, 6,000 केल्विन पे है। ये किस पे है, 4,000 केल्विन पे है। तो जितना ज़्यादा आपका देखो क्या है टेम्परेचर, उतनी वेवलेंथ क्या होती जा रही है, कम। ठीक, क्यों, क्योंकि एनर्जी का तो लेना देना है ना टेम्परेचर के साथ, जितनी ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा एनर्जी। और E इक्वल टू क्या था, hc अपॉन लैम्डा, मतलब एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम। क्या होती है सर ब्लैक बॉडी, थोड़ा बताने का कष्ट करोगे। तो मैंने कहा यार ब्लैक बॉडी ना, देखो क्या होती है, यहाँ बता दूं। ब्लैक बॉडी बच्चों एक आइडियल बॉडी होती है ना। ब्लैक बॉडी क्या होती है, एक आइडियल बॉडी, एन आइडियल बॉडी विच absorbs and emits radiation of all, वेवलेंथ कहना चाहो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी कहना चाहो फ्रीक्वेंसी, एनर्जी कहना चाहो एनर्जी। ब्लैक बॉडी समझ में आ गया। ब्लैक बॉडी सर एक ऐसी बॉडी है जो हर रेडिएशन को क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है और एमिट कर सकती है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे है ना, वो कम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होते जाएगा। ठीक है, ध्यान में बात आ गई आपके। तो देखो सबसे कम टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला कलर दिख रहा है, रेड कलर। रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा। ठीक है, विबग्योर होता है ना यार, क्या होता है, विबग्योर। ये अपना विजिबल रीजन होता है। तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या होता है, लैम्डा तो इंक्रीज होता है आपका, बट यहाँ से यहाँ जाने में फ्रिक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज। यही अपना क्या है, विजिबल रीजन है। कहाँ से कहाँ तक है, ये है सर, अगर रफली आप देखो तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ में। और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसमें किसकी है, रेड कलर की है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जितना आपने पढ़ा जरा देखें तो क्या क्या पढ़ा आपने, देखो द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स है ना, ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर। क्या कोई रिलेशन है, क्या कोई रिलेशन है एनर्जी और वेवलेंथ का, हाँ सर है। तो E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, क्या है, E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। आइए H क्या है सर, है ना, H है बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट। H क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो आप देखो डायरेक्टली एच सी की वैल्यू ध्यान रख लो, कई बार आपको यूज होगा इसका। 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड।
और c क्या होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो hc की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 को 3 से करते 18.3 1.8, तो सर इसको लगभग आप ले लो 20 इंटू 10⁻26 जूल मीटर। ये क्या आ गई आपकी hc की वैल्यू, इसको डायरेक्टली यूज कर लेना सर। अब आप देखो एनर्जी किसकी है, एक मोल फोटोन की। ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये एक फोटोन के लिए होता है। तो एक मोल का मतलब क्या है, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, उसका आ जाएगा। कर लो, Na की वैल्यू 6.626 10⁻23, Hc की वैल्यू 20 इंटू 10⁻26, और लेमडा की वैल्यू क्या है, लेमडा 300 नैनोमीटर है, यानी कि 10⁻⁹ मीटर है। अगर आप काम आसान करना चाहते हो अपना, तो इसको आप 6 ले लो, है ना, इसको क्या ले लो 6, बट सॉल्व कर लेते हैं, हथियार निकालते हैं अपना और इसको सॉल्व भी कर देते हैं। देखो 6.626 इंटू कितना 20 डिवाइडेड बाय 300, कितना आ रहा है ये, देखो ये कितना आ रहा है, ये तो 0.441 आ रहा है। और एग्जैक्ट वैल्यूज लगा दें, देखो और एग्जैक्ट वैल्यू लगा दो, 6.626 इंटू 3 और इंटू क्या कर दिया आपने, ठीक है। यहाँ पे यार 626 कहाँ आता है, एवोगैड्रो नंबर भूल गए सर आप, एवोगैड्रो नंबर तो होता है 6.0, है ना, 6.022 होता है एवोगैड्रो नंबर। अब सही है सर। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको मल्टीप्लाई करनी है 6.022 की किसके साथ, 6.626 के साथ, इंटू 3 के साथ, डिवाइडेड बाय क्या कर देना 300, तो 0.399 आ रहा है ना। यहाँ से आपका कितना आंसर आ जाएगा, 0.399 आ रहा है। अब पावर्स को देखो 23 और कितना है ये -34 और 8 कितना आएगा 26, ठीक है। तो ये कितना आ गया, माइनस का 3 ऊपर जाके प्लस का 9, तो प्लस का 6 हो गया। ये कितना हो गया, प्लस का 6। यूनिट बताओगे सर, यूनिट देखो यार क्या है, इसकी होती है मोल इनवर्स, एवोगैड्रो की क्या होती है मोल इनवर्स, और इसकी कितनी है जूल मीटर, और ये नीचे किस में है मीटर में है। तो मीटर से मीटर कैंसिल, आंसर आ रहा है सर जूल पर मोल में। हमसे किस में पूछा है, किलो जूल में पूछा है, तो किलो जूल में क्या आंसर हो जाएगा आपका, देखो राम नारायण, आगे जाओगे 399 इंटू 10⁻3, यानी कि 399 किलो जूल पर मोल विल बी द राइट आंसर। समझ आ रही है बात, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा सही। और इसको अगर ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर 2022 में। तो देखो आप एक फॉर्मूला याद करके आपको कितना फायदा हो रहा है, E=hc/λ, तो याद रख लो, शॉर्ट नोट्स में लिख लेना इसको। चलो आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन यार इस क्लास से कम और लास्ट क्लास से ज्यादा रिलेट कर रहा है। देखो क्या है सर ये क्वेश्चन, वो कह रहे हैं अगर थॉमसन मॉडल सही होता, तो पहले हमें ये तो पता हो थॉमसन मॉडल होता क्या है। थॉमसन मॉडल ये कहता था कि एटम का मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एटम का मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब अगर अल्फा रे आती तो क्या होता, अल्फा रे आते आते उसे हर जगह मास मिलता, तो हर जगह से थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्शन होता। कहाँ पे, अरे गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में अगर गोल्ड का एटम थॉमसन के हिसाब से हम मानते, तो मतलब गोल्ड के एटम में तो हर जगह मास है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हर जगह से थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्शन होना चाहिए था ना। तो वो यही पूछ रहे हैं कि कौन सी बात सर जी आपको सही लग रही है। तो देखो ऑल ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिक्रीज इन स्पीड, ना जी सारे कैसे पास कर जाएंगे। अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ एंगल्स, वाइड रेंज भी नहीं कह सकते। अल्फा पार्टिकल्स गेट बाउंस बैक बाय 180, नहीं 180 भी नहीं। तो अपना आंसर सही क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मास हर जगह रखा है ना। ये थोड़ी है कि भाई हर मास एक ही जगह तो ज्यादा बड़ा रिफ्लेक्शन आ गया, या सारा का सारा एक जगह रखा है तो 180 का आ गया, नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये लास्ट टू लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं सर, हाँ आइसोटोप होते क्या है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। तो 3 आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के, पता है। अगर उसमें न्यूट्रॉन्स क्या हैं,
ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली आर एक्स वाई जेड। तो आप बताओ सम क्या होगा। ठीक है यार, देखो 1H1 होता है एक, इसमें तो न्यूट्रॉन जीरो होंगे, इसमें क्या होंगे न्यूट्रॉन जीरो। 1H2, ठीक है, इसमें एक न्यूट्रॉन होगा। और 1H3, इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे दो। सम कर दो इसका, कितने न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं 3 न्यूट्रॉन आ रहे हैं। देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन कैसे आते थे, एटॉम मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 2। तो आपका आंसर सही क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ना एनर्जी दे रखी है E1 E2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, कोई बात नहीं। और क्या दिया है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, AIPMT का क्वेश्चन है। तो आपको रिलेशन बताना है उनके लैम्डा के बीच। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, E = HC लैम्डा होता है। अगर मैं E1 बराबर HC लैम्डा 1 करूं और इसको डिवाइड कर दूं किसके साथ, E2 HC अपॉन लैम्डा 2 के साथ, तो E1 E2 की वैल्यू कितनी है, इसको यहाँ सॉल्व करो। E1 E2 की वैल्यू है 25 अपॉन में 50, यूनिट सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, HC से HC कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा 2 ऊपर आ जाएगा और लैम्डा 1 कहाँ आ जाएगा नीचे। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, किसके टर्म्स में निकालना है, लैम्डा 1 तो आ जाएगा 2 लैम्डा 2 और लैम्डा 2 क्या आ जाएगा लैम्डा 1 अपॉन 2। तो ये वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, लैम्डा 2 बराबर लैम्डा 1/2। बताओ एनर्जी का फॉर्मूला E = HC लैम्डा। अभी तक तो सर जितने भी न्यूमेरिकल हुए हैं सब में यही यूज हुआ है, देख लो आप, मानते ही नहीं हो बात यार, कह रहा हूँ एक याद कर लो। नहीं जी, हम तो अपनी जिद पे रहेंगे, लो फिर तुम देखो। प्रूव दैट एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी आर एडिटिव बट वेवलेंथ इज नॉट। दो क्वेश्चन एक साथ इन्होंने मिक्सअप कर दिए है ना, दो क्वेश्चन क्या कर दिए एक साथ मिक्सअप। तो मैं इसको यहाँ दिखा देता हूँ आपको, देखो यहाँ दिखा दें, यहाँ पे देखो कौन सा क्वेश्चन है वो, जो क्वेश्चन रह गया ना वो कौन सा क्वेश्चन है देखना आप। ठीक है, देखो बैटरी लो दिखा रहा है यार ये तो, इसकी सारों को खोल दो, चलो अब चार्ज हो जाएगा, बैटरी लो दिखा रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे खतरनाक है भाई, एकदम से बंद हो जाता है, क्लास बंद हो जाती है अपनी। तो देखो एक क्वेश्चन जो रह गया यहाँ पे वो ये है कि जो आपकी क्या है वेवलेंथ है वो एडिटिव नहीं होती है। ठीक, तो उस बात को मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से। क्वेश्चन क्या था, प्रूव दैट एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी आर एडिटिव। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या है एडिटिव है, बट वेवलेंथ इज नॉट। इस बात को आपको क्या करना है प्रूफ करना है। तो कैसे करोगे, सॉल्यूशन कर रहा हूं यार। एनर्जी है मान लो, अब आपने अपनी आधी एनर्जी स्कूल से मतलब आधी एनर्जी आपने स्कूल में अपनी यूज हो गई, आधी आपकी प्लेग्राउंड में, तो दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा टोटल एनर्जी। मतलब सर एनर्जीज को तो ऐड किया जा सकता है ना, एनर्जीज को क्या किया जा सकता है ऐड किया जा सकता है। ठीक है सर, आ गई बात समझ में। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है HC अपॉन लैम्डा, या H न्यू कह लो, है ना। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है H न्यू होता है। तो अगर इनको ऐड कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी को भी ऐड कर सकते हो, है ना। H तो कॉमन है, देखो H कॉमन कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया μ1 + μ2। ये बात भी प्रूफ हो गई, एनर्जी भी एडिटिव है फ्रीक्वेंसी भी एडिटिव है। ठीक, अब आप वेवलेंथ पे आओ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन था C लैम्डा, यहाँ क्या आ जाएगा C लैम्डा 1, यहाँ क्या आ जाएगा C/λ 2। C से C कैंसिल, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 1 + 1 अपॉन लैम्डा 2। ये तो सर ऐड होता हुआ नहीं दिख रहा है, हाँ सही बात है। यहाँ आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ आपको LCM लेना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा 2 + लैम्डा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बताओ वेवलेंथ क्या आ गई, वेवलेंथ आ गई लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन में लैम्डा 1 + लैम्डा 2। अगर एडिटिव होती तो क्या आता लैम्डा 1 + लैम्डा 2 आता, बट एडिटिव नहीं है तो हम क्या कह देंगे हेंस प्रूव्ड। तो बस फिर ऐसे ही आपको भी अपने आप को प्रूफ करना है एग्जाम में अच्छी रैंक लाके। ठीक है, हेंस प्रूव्ड बोल देना, जैसे रिजल्ट आएगा सर हेंस प्रूव्ड। चलो
इसको नोट कर लो, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। अब हम अपने उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उन्होंने दोनों क्वेश्चन एक में ही लिख दिए थे, ठीक। तो ये क्वेश्चन है अपना क्या, आ पर्टिकुलर स्टेशन, स्टेशन है कोई, किसका, ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली। अरे वही आकाशवाणी वाला है ना, रेडियो सुनते थे, अब तो कहाँ रेडियो सर, अपना आया सीधे यूट्यूब, फिर आ गए जियो सावन ये वो, है ना। हम तो उसमें लीड वो लगा के ईयरफोन, बिना ईयरफोन के कनेक्ट नहीं होता था, बिना ईयरफोन के रेडियो कनेक्ट नहीं होता था, उससे कनेक्ट किया फिर सुनते थे। देखो, a particular station of all India radio New Delhi broadcast on a frequency of 1.368 kilohertz। मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 1.368 किलोहर्ट्ज दे रखी है। क्या मतलब है इसका, 1.368 10 की पावर 3 हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स दे रखा है। वेवलेंथ पूछिए कितनी होगी, तो यार फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। लेमडा क्या हो जाएगा, सी अपॉन न्यू हो जाएगा। सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है 1.368 इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से क्या होगा, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जब आप आगे सॉल्व करोगे तो 2 पॉइंट के अराउंड आएगा। तो इसके लिए अपना हथियार निकाल लें। देखो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 1.368, ये आ रहा है सर 2.19। ये कितना आ रहा है, 2.19 आ रहा है। और देखो आपसे किस में बोला गया, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 3 कह रहे हैं। ऐसा कब से होने लग गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब आप आगे देखो, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ रहा है 10 की पावर 5, यहाँ पे क्या आ रहा है 10 की पावर 5 आ रहा है। तो ये कहानी कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है आपको, ठीक। सेंटीमीटर में कर दोगे इसको तो भी, देखो आगे चलेगा राम नारायण, तो क्या हो गया 219 10 की पावर 3 मीटर, इतना तो मीटर आ गया। अब सेंटीमीटर में कितना आता है, ये देखो सेंटीमीटर में कितना आता, तो सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करते आप, तो और आप 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते, ठीक। तो इसका यार ये 3 इंटू 10 की पावर 3 की कहानी समझ नहीं आ रही है। अगर 3 इंटू 10 की पावर 8 हो तब तो सही है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं एक बार, देख लो। आप पर्टिकुलर स्टेशन, कौन सा क्वेश्चन है ये, आप पर्टिकुलर स्टेशन वाला क्वेश्चन है अपना, ऑल इंडिया रेडियो वाला। देखो यहाँ पे वैल्यूज क्या दे रखी है, वैल्यूज देखो यहाँ पे क्या दे रखी है, 3 इंटू 10 की पावर 8 ही होगा बच्चों, क्या होगा 3 इंटू 10 की पावर 8 होगा, ठीक है। उसको सही कर लेना। और वो भी कितना है 1.368। एक बार फिर से सॉल्व करें इसको, देखो यहाँ सारा रब करते हैं, एक बार फिर से सॉल्व करते हैं इसको, देखना तो क्या आएगा। न्यूमेरिकल है भाई साहब, 21 में आया था नीट में। अगर परेशान नहीं करना चाहिए था इसको यार, इतना सिंपल क्वेश्चन हो गया हमें परेशान कर रहा है ये। देखो अभी तो देखा था आपने, E इक्वल टू क्या होता है एच न्यू, और एच न्यू होता है एच सी अपॉन लेमडा। मतलब न्यू की वैल्यू क्या है, सी अपॉन लेमडा है, तो लेमडा क्या आ जाएगा, सी अपॉन न्यू आ जाएगा। सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 कर लेना, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। और फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी है 1.368 किलो हर्ट्स। किलो का मतलब 10 की पावर 3 और हर्ट्स का मतलब सेकेंड इनवर्स। जब इसको आपने सॉल्व किया है ना, इसको आपने सॉल्व किया, क्या आ रहा है 3 डिवाइडेड बाय 1.368, 2.192 आ रहा है सर, कितना आ रहा है 2.192। और ये कितना आ रहा है 10 की पावर 5 आ रहा है। तो इसको क्या किया जाए, मीटर में आएगा ये, अभी किस में आएगा मीटर में, तो सेंटीमीटर में तो और ज़्यादा हो जाएंगे ना ये। तो क्या आना चाहिए, देखो 3 प्लेस भी आगे चले गए तो 10 की पावर 2 आएगा। कोई भी ऑप्शन मैच क्यों नहीं कर रहा है यार इसमें, ठीक। 1368 10 की पावर 3, 1368 है ये, है ना, ये क्या है 1368 है, तो इस वजह से ये मैच नहीं हो रहा होगा। क्वेश्चन देख लेना, फॉर्मूला यही लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में कुछ एरर है और मुझे सही क्वेश्चन मिल भी नहीं रहा है। ये देखो, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ
टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। लैम्डा कितना दे दिया 45 नैनोमीटर, मतलब 10 की पावर -9 मीटर। और क्या दे रखा है, h दे रखा है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। c भी दे दिया, वाह जी वाह, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। फिर पूछा क्या है, एनर्जी पूछी है, तो एनर्जी का फॉर्मूला hc अपॉन लेमडा, एनर्जी का फॉर्मूला hc अपॉन लेमडा। hc की डायरेक्ट वैल्यू मैंने आपको बताई है 20 इंटू 10 की पावर -26, याद कर लो, जूल मीटर। लेमडा कितना है 45 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। मीटर से मीटर क्या हुआ, कैंसिल। 45 को डिवाइड 20 को डिवाइड करो किससे, 20 को डिवाइड करो आप 45 से। देखो 20 डिवाइडेड बाय 45 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.444, और ये कितना आ जाएगा 10 की पावर -17। तो इसको जरा सही से देखो तो आप क्या आएगा, राम नारायण, है ना, राइट में जाएंगे तो 4.44 10 की पावर -18। कोई है मिलता जुलता ऑप्शन, एनर्जी है जूल में आएगी, तो ये डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज दिस, द स्पीड ऑफ लाइट इज दिस नैनोमीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू वेवलेंथ। आपको क्या बतानी है, वेवलेंथ की वैल्यू बतानी है। तो क्या क्या दिया है आपको, देखो हमें दिया है सर सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 17 नैनोमीटर पर सेकेंड। यार क्यों नैनो में सपना कर रहे हो आप, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, सीधे बोल दो ना। और फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 6 इंटू 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है 6.63 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। पूछा क्या है सर, वेवलेंथ पूछी है। तो वेवलेंथ क्या होता है, c इक्वल टू ना न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। तो लेमडा क्या हो जाएगा, c अपॉन न्यू। c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स 0.5 और नैनोमीटर इन नैनोमीटर ऑफ अ क्वांटम ऑफ लाइट विथ फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10 की पावर 15। ठीक है, इन नैनोमीटर में बोल रहे हैं, किस में बोल रहे हैं, नैनोमीटर में। कोई बात नहीं, ये किस में आ रहा है, ये तो मीटर में आ रहा है ना। ये कितना आ गया 8 और 15 10 की पावर -7 मीटर। नैनोमीटर मतलब राम नारायण 50 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, 50 नैनोमीटर विल बी द आंसर। और है क्या सर क्वेश्चन, हाँ क्यों नहीं। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखना है यार, नीट का क्वेश्चन देखो कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ सर बता देंगे, इजी है। चलो Fe2 प्लस Mn2 प्लस, Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 24 बचेगा। Mn का एटॉमिक नंबर 25 होता है, 2 चले गए तो 23, है ना। नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यही आ गया। इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, है ना। Mn2 प्लस करोगे तो 23, Mn3 प्लस करोगे तो 23। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखो चुटकियों में भाई 4 नंबर, चुटकियों में 4 से 4, 4 से चुटकी, और हम आ गए छोटा बीम में। देखो इधर क्या नाम है, ये Lu लालू, है ना, ल्यूटेटियम नाम है इसका। क्या नाम है, ल्यूटेटियम। बताना क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। वाह यार इतना आसान क्यों दे देते हो आप। एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर है 71, तो यही क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, यही क्या आ गए, प्रोटॉन आ गए। आ गई बात समझ में, ठीक है। और देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन सॉरी, मास नंबर कितना दिया है, ऊपर क्या लिखा है, मास नंबर 175। तो 175 का मतलब यहाँ पे प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, 175। प्रोटॉन की वैल्यू 71 और न्यूट्रॉन कितना है, 175 है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 104। तो क्या क्या आंसर हैं आपके सर, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 71, प्रोटॉन आ रहे हैं 71, और न्यूट्रॉन्स कितने आ रहे हैं 104। ये आपका क्या हो जाता है, सही आंसर। देख लो और है क्या क्वेश्चंस, छोड़ेंगे नहीं सर आज इसको। ये लो
थोड़ा पुराना सा क्वेश्चन है, AIPMT होता था पहले, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। Be2+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद, Be2+ किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। एटॉमिक नंबर 4, 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और किसके पास हैं? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और किसके पास हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, है ना। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3+ का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है लिथियम प्लस के साथ। आ जाओ आगे। जी सर, दी एंड हो चुका है। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों? एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, साथ ही साथ थोड़ा सा वेव नेचर के बारे में भी पढ़ा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में, उनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन किए और आपने अपना कीमती समय दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच।